फ्रांस हेडक्वार्टर इमरान सीरीज मुसन्निफ जहीर अहमद। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्बे आदत उसके एतराफ में उठकर खड़ा हो गया। इमरान साहब, इस बार आपने मुझसे बहुत ज्यादती की है। सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने शिकायत करते हुए कहा। वो कैसे प्यारे, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल चुरा कर भाग गया था? इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। मोबाइल चुरा कर भागते तो मुझे इतना दुख ना होता, मगर ब्लैक जीरो कहते कहते रुक गया। मगर क्या? किस बात का दुख है तुम्हें? क्या किया है मैंने? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। तनवीर के मामले में आपने मुझसे भी राजदारी बरती थी। वो सब कुछ आपकी अहमा पर कर रहा था और आपने मुझे उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। आपने खुद ही उसका वीकली डेटा क्लोज कर रखा था ताकि उसकी रोजमर्रा की मसरूफियात से मैं भी बेखबर रहूं। क्यों? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? ब्लैक जीरो ने कहा। हालत का तकाजा था प्यारे। तनवीर की मसरूफियात के लिए जो चिप मैंने उसके रिस्ट वॉच में एडजस्ट कर रखी थी वो मादाम सितारा और ब्लैक जैक की नजरों में आ सकती थी, इसलिए मैंने उसकी रिस्ट वॉच में से शुरू से ही उस चिप को निकाल लिया था और तनवीर ने मेरी हिदायत पर ही रिस्ट वॉच जूलिया के पास छोड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से ब्लैक जैक और मादाम सितारा को तनवीर पर शक हो, इसलिए तो मैंने इस सारे मामले में तनवीर से दिमागी तौर पर रब्ता रखा हुआ था, यानी टेलीपैथी के जरिए ही मैं उस पर नजर भी रख रहा था और उसको हिदायत भी दे रहा था। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। जब आप मशरिकी पहाड़ियों के करीब पहुंचे थे तब तनवीर ने आपसे ट्रांसमीटर पर बात क्यों की थी? वो ये बात टेलीपैथी के जरिए भी आपको बता सकता था। ब्लैक जीरो ने नुक्ता एतराज निकालते हुए कहा। उस वक्त में इमरान मेरे साथ थे और मैं ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। मैंने ही तनवीर को हिदायत दी थी कि अगर मेरा उससे राब्ता ना हो और कोई अहम बात हो तो मुझे एक स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल कर सकता है। इमरान ने कहा। अब आपका क्या प्रोग्राम है? अपनी टीम के साथ आप जीरो लाइट कब रवाना हो रहे हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। तनवीर ने तो फ्रांस हेडक्वार्टर में पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया है। वो मुझे फ्रांस हेडक्वार्टर की तस्वीर के साथ बेहद अहम मालूमात भी भेज रहा है, लेकिन खावर की तरफ से अभी तक ना कोई रिपोर्ट मुझे मिली है और न जीरो लैंड की कोई तस्वीर। जब तक वो मुझे कोई रिपोर्ट नहीं देगा मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? और फिर जीरो लैंड खला में है। जब तक मुझे वहाँ के माहौल, वहाँ के हालात और वहाँ की पोजीशन मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होगी मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? इमरान ने कहा। आपने वहां जाने के लिए तैयारी तो शुरू कर दी होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। तैयारी तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। जब मुझे मालूम हुआ था कि जीरो लैंड खला में एक मसनूई सैयारे में कहीं मौजूद है तो मैंने उसी दिन से इस पर काम शुरू कर दिया था। अब हमारे पास जीरो लैंड वालों की ब्लैक स्पेसशिप मौजूद है। उस ब्लैक स्पेसशिप में मुझे चंद बुनियादी तब्दीलियां करनी है। फिर जैसे ही खबर की तरफ से मुझे कोई रिपोर्ट मिलेगी मैं टीम को लेकर रवाना हो जाऊंगा और इस बार हम जीरो लैंड में दाखिल होकर उनके खिलाफ काम करेंगे। इमरान ने कहा। क्या आपको यकीन है कि ब्लैक स्पेसशिप आपको जीरो लैंड ही ले जाएगी? ब्लैक जीरो ने इमरान को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, वो जीरो लैंड की स्पेसशिप है। ब्लैक जैक उसे जीरो लैंड से लाया था। मैंने ब्लैक स्पेसशिप का कंप्यूटराइज डेटा चेक कर लिया है। उसमें जीरो लैंड का फासला, वहां तक पहुंचने की टाइमिंग, वहां का सीडिंग पॉइंट और वहां तक पहुंचने की रफ्तार तक उस कंप्यूटर में फीड है। उस कंप्यूटर को तो मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उस ब्लैक स्पेसशिप का पेचीदा निजाम भी मेरी समझ में आ गया है। बस उस पर थोड़ा सा काम होना बाकी है। उसके बाद जीरो लैंड वाले ये कभी नहीं जान सकेंगे कि मैंने उनकी ब्लैक स्पेसशिप के साथ क्या किया है। इमरान ने कहा। अच्छा छोड़े और ये बताए, तनवीर ने फ्रांस हेडक्वार्टर से जो तस्वीर और इंफॉर्मेशन भेजी है वो क्या है और वो आपके लिए किस हद तक माविन साबित हो सकती है? ब्लैक जीरो ने कहा। तनवीर को फ्रांस हेडक्वार्टर में फ्री हैंड दे दिया गया है। ब्लैक जैक की ओवरहॉलिंग के लिए उसे जीरो लैंड पहुंचा दिया गया है। उसके बाद फ्रांस हेडक्वार्टर का सेकंड इंचार्ज संगी को बना दिया गया है। संगी ने अपने खदशात दूर करने के लिए मशीनों के जरिए तनवीर की चेकिंग की थी। उन मशीनों ने तनवीर को ओके कर दिया है और तनवीर को आम एजेंट की तरह फ्रांस हेडक्वार्टर में हर जगह आने जाने की इजाजत मिल गई है। अब तनवीर स्पेशल ट्रांसमिट मशीन से फ्रांस हेडक्वार्टर में मौजूद मशीनों, वहाँ के माहौल और वहाँ के रास्तों के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है और वहाँ की तस्वीरें भेज रहा है। इमरान ने कहा। और स्पेस फोर्स, उसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, मुझे उसका भी इंतजार है। स्पेस फोर्स कहाँ है, उनकी तादाद कितनी है और उनका फंक्शनल सिस्टम क्या है, इसके बारे में मुझे तनवीर ने अभी कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि इसके बारे में मुझे खबर इन्फॉर्म करे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। उसी लम्हे अचानक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी तो इमरान और ब्लैक जीरो चौंक पड़े। ब्लैक जीरो के सामने मौजूद मशीन की स्क्रीन रोशन हो गई थी और उस पर एक कोड नंबर जाहिर हो रहा था। राना हाउस से जोसेफ की कॉल है, मेरी बात कराओ उससे। शायद फ्रांस हेडक्वार्टर या फिर जीरो लैंड से कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने जोसेफ से कहा था कि जैसी ऑपरेशनल मशीन में कोई पैगाम या क्वेश्चन आए
तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस्बात में सर हिलाते हुए मशीन से एक माइक निकाला और उसे इमरान की तरफ बढ़ाते हुए मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, दूसरी तरफ से जोसेफ की तेज आवाज सुनाई दी। ब्लैक जीरो ने जो बटन प्रेस किया था उससे जोसेफ के साथ राब्ता हो गया था और जोसेफ की आवाज मशीन से सुनाई दे रही थी। यस जोसेफ, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ बॉस, मैंने आपको फ्लैट में कॉल की थी मगर आप वहां नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ कॉल की है। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। ठीक है, कोई खास बात, इमरान ने पूछा। यस बॉस, ऑपरेशनल मशीन पर एक मैसेज मौसूल हुआ है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। गुड, क्या कोड है उस मैसेज का, इमरान ने कहा। मैसेज का सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। 0 to 100, जोसेफ ने कोड बताते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओके बॉस, जोसेफ ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते हो गया। लो, आखिरकार जीरो लैंड से खबर का मैसेज आ ही गया। देखो उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इमरान ने उठते हुए कहा। 0 to 100 खबर का कोड है, ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, तनवीर का कोड 0100 है, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। ओके, खबर के मैसेज के बारे में मुझे भी बताइएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, और हाँ, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो रह ही गया, इमरान ने कहा और उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा खासा फूला हुआ था। ये क्या है, ब्लैक जीरो ने इमरान से लिफाफा लेते हुए कहा। इसमें फ्रांस को हेडक्वार्टर की तफसील के कागजात और तस्वीर हैं, इन्हें खुद भी देख लो और इनके प्रिंट निकलवा कर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को भी दे दो। मैं चाहता हूँ कि जीरो लैंड या फ्रांस को हेडक्वार्टर जाने से पहले वो वहाँ के माहौल और वहाँ के हालात से पूरी तरह बाखबर रहे, ताकि वहाँ उन्हें किसी भी मरहले में परेशानी का सामना न करना पड़े, इमरान ने कहा। क्या आप सबको साथ ले जाएंगे, ब्लैक जीरो ने पूछा। अभी मैंने इसका फैसला नहीं किया, पहले ये तो तय हो जाए कि हमें डायरेक्ट जीरो लैंड जाना है या फ्रांस को हेडक्वार्टर या किसी और स्पेस स्टेशन पर। हमारा मिशन वहाँ स्पेस फोर्स की तबाही है। जब तक मुझे तमाम तफसीलात नहीं मिल जाती उस वक्त तक मैं टीम वर्क के बारे में सोच भी नहीं सकता, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। एक बात और इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। वो क्या, इमरान ने चौंक कर पूछा। आपकी इत्तला के मुताबिक रूसी भी जीरो लैंड में मौजूद है, क्या उसके बारे में आपको मजीद तफसीलात मालूम नहीं हुई कि वो असल में कहाँ है और किस हाल में है, ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, तनवीर की तरफ से जो रिपोर्ट्स और तस्वीर मिली हैं उनमें रूसी का कोई जिक्र नहीं है। शायद उससे फ्रांस को हेडक्वार्टर की बजाय जीरो लैंड में ही रखा गया है, या हो सकता है खबर उसके बारे में कोई बात बता दे, इमरान ने कहा। रूसी को वहां सिर्फ ये जानने के लिए ले जाया गया है कि उसके जहन से ये मालूम किया जा सके कि सीक्रेट सर्विस का पुरअसरार चीफ X2 कौन है। आपका क्या ख्याल है, क्या जीरो लैंड वाले उससे ये सब जान सकेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मादाम कैट के मामले में जब रूसी यहाँ आई थी तो मैंने उसे फ्लैट में बुलाकर उसका माइंड वॉश कर दिया था और उसके लाशऊर को भी साफ कर दिया था। जीरो लैंड वाले लाख कोशिश कर ले मगर वो उसके लाशऊर को चेक नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें भी ब्लैक जैक की तरह लामहला जीरो की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मुझे मालूम है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। जमीन से तकरीबन हजारों किलोमीटर की दूरी पर खला में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप इंतहाई तेज रफ्तारी से चमकती हुई जमीन के गोले के गिर्द चक्कर लगा रही थी। उस स्पेसशिप की लंबाई चौड़ाई पाकिस्तान के एक ऐसे शहर जितनी थी जिसमें 20-25 हजार की इंसानी आबादी आसानी से समा सकती थी। उस खलाई स्पेसशिप का रंग सियाही माइल था और उसे इस अंदाज में बनाया गया था जैसे खला में किसी सैयारे का बहुत बड़ा हिस्सा अलग होकर शहाब साकिब बन गया हो और खला में घूम रहा हो। ये जीरो लैंड का मसनूई सैयारा फ्रांस को शिप था जिसे फ्रांस को हेडक्वार्टर का नाम दिया गया था। इस मसनूई सैयारे को चूंकि दुनिया के खलाई मिशन पर आने वाले दूसरे सैयारों और खला में दूसरे मसनूई सैयारों से छुपाना मकसूद था, इसलिए इस स्पेसशिप पर किसी किस्म का कोई निशान या नाम मौजूद नहीं था। अंदर से इस स्पेसशिप को इंतहाई जदीद और दुनिया के किसी बड़े शहर के तर्ज पर तैयार किया गया था। इस शिप में बेहतरीन इंजीनियर्स, साइंसदान और बेशुमार अफराद मौजूद थे जिनके जिस्मों पर नीले रंग के मखसूस खलाई लिबास मौजूद होते थे। शिप में चूंकि ऑक्सीजन का खुसूसी तौर पर इंतजाम किया गया था, इसलिए इस स्पेसशिप में मौजूद अफराद वहां आजादी से घूमते फिरते थे। वहां हर तरफ कंप्यूटराइज और मशीनी निजाम मौजूद था। कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी कंप्यूटराइज मशीनें काम करती थी जिनकी स्क्रीनें हर वक्त ऑन रहती थी और उन मशीनों पर इंजीनियर्स और साइंसदान दिन रात काम करते थे। फ्रांस को हेडक्वार्टर के इस स्पेसशिप में दूसरे अफराद समेत संगीत थ्रेसिया, मादाम सितारा, ब्लैक जैक, नानोता, फिंच और बोगा जैसे बड़े बड़े एजेंट्स मौजूद थे जिन्हें इस स्पेसशिप में अलग अलग और मखसूस शोबे दिए गए थे और वो इन शोबों में काम करते थे।
इस हेडक्वार्टर का इंचार्ज ब्लैक जैक को बनाया गया था, जिसकी गैर मौजूदगी में इस हेडक्वार्टर का तमाम इंतजाम जीरोलैंड के बड़े संभालते थे। जीरोलैंड के एजेंट्स दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए फ्रांस को हेडक्वार्टर से ही फेकरास ले जाते थे और उनकी वापसी भी इसी हेडक्वार्टर में होती थी। फ्रांस को हेडक्वार्टर को बनाने का बुनियादी मकसद दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों पर नजर रखना था। जीरोलैंड के एजेंटों ने दुनिया के हर हिस्से में ऐसे खुफिया पॉइंट्स बना रखे थे जहां उनके आरजी सब हेडक्वार्टर मौजूद थे। इन आरजी सब हेडक्वार्टर्स में जीरोलैंड की जदीद मशीनें और कंप्यूटर्स काम करते थे, जो फ्रांस को हेडक्वार्टर में हर तरह की मालूमात फराहम करने में अहम रोल अदा करते थे। इन आरजी हेडक्वार्टर्स से जीरोलैंड वालों को खास तौर पर सुपर पावर्स ममालिक पर नजर रखने में आसानी रहती थी। सुपर पावर ममालिक से किसी भी खलाई मिशन के लिए जब कोई रॉकेट छोड़ा जाता तो उस पर गहरी निगाह रखी जाती थी और उस खलाई रॉकेट को खला में ही नाकारा करके उसके पुर्जे जीरोलैंड वाले अपनी रिसर्च में ले आते थे। खला में सिर्फ वही सैटेलाइट काम कर रहे थे जिनकी जीरोलैंड वालों की नजर में कोई अहमियत ना थी। फ्रांस को हेडक्वार्टर में संघी आरजी तौर पर कमांडर इन चीफ के फ्राइज सर अंजाम दे रहा था। जोसेफ और इमरान से फाइट के दौरान चूंकि इस बार ब्लैक जैक को खासी दिमागी चोटें आई थी, इसलिए उसे सुप्रीम कमांडर ने खुसूसी तौर पर जीरोलैंड मुंतकिल कर दिया था, जहां उस पर नए सिरे से काम किया जा रहा था। अपनी कामयाबी पर संगी और थ्रेसिया बेहद खुश थे। उनकी खुशी की एक वजह तो डॉक्टर इरशाद थे, जिन्हें उन्होंने जीरोलैंड पहुंचा दिया था। दूसरे इमरान और उसके साथियों की हलाकत उनके सामने हुई थी। संगी ने खास तौर पर इमरान और उसके साथियों को चेक किया था, लेकिन उनमें से उसे किसी में जिंदगी की कोई रमक दिखाई न दी थी, जिससे उसे यकीन हो गया था कि बिल आखिर इमरान जैसा भूत और उसके नाकाबिल शिकस्त साथी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। डॉक्टर इरशाद के जीरोलैंड पहुंचने और इमरान और उसके साथियों की हलाकत का सुनकर सुप्रीम कमांडर भी बेहद खुश हुआ था और उसने संगी और थ्रेसिया के इस कारनामे को बेहद सराहा था। यही वजह थी कि ब्लैक जैक की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कमांडर ने संगी को फ्रांस को हेडक्वार्टर का कमांडर इन चीफ बना दिया था, जो संगी के लिए बहुत बड़ा एजाज था। संगी ने थ्रेसिया को अपना नायब बना लिया था और मादाम सितारा उन दोनों के लिए असिस्टेंट के फ्राइज सर अंजाम देती थी। संगी ने तनवीर को फ्रांस को हेडक्वार्टर में लाकर उसे कई मरहलों से गुजारा था। सुप्रीम मशीनों से न सिर्फ तनवीर की जिस्मानी बल्कि उसकी दिमागी चेकिंग भी की गई थी। मशीनों ने तनवीर को ओके कर दिया था। इसके बावजूद संगी ने शुरू में तनवीर पर गहरी नजर रखी थी, लेकिन जब तनवीर की तरफ से उसे कोई मशकूक हरकत नजर न आई तो वो उससे पूरी तरह से मुतमईन हो गया और आखिरकार उसने तनवीर को खुले दिल से फ्री हैंड दे दिया। अब तनवीर फ्रांस को हेडक्वार्टर में जीरोलैंड के एजेंट की हैसियत का हामिल बन चुका था, जिससे फ्रांस को हेडक्वार्टर में कहीं भी आने जाने की खुली आजादी थी। तनवीर भी खुद को यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो इस माहौल में आकर बेहद खुश हो। संगी ने उसे स्पेशल एजेंट 5 का खिताब दे दिया था। अब तनवीर को वहां उसके नाम की बजाय एजेंट 5 कहकर पुकारा जाता था। संगी कंट्रोल रूम में कमांडर इन चीफ की मखसूस वर्दी पहने ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके साथ वाली कुर्सी पर थ्रेसिया मौजूद थी। उन दोनों की नजरें विंड स्क्रीन जैसी बड़ी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां से जमीन का चमकदार गोला उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। संगी और थ्रेसिया के गिर्द नीम दायरे में काउंटर सा बना हुआ था। उन दोनों की कुर्सियों और काउंटर पर बेशुमार बटन लगे हुए थे। उनके दाएं बाएं नीली वर्दियों में मलबूस बेशुमार अफराद मुख्तलिफ कंप्यूटराइज मशीनों के सामने बैठे थे, जो फ्रांस को हेडक्वार्टर के स्पेसशिप को कंट्रोल करते थे। दाएं तरफ 3 स्टेप पर बना हुआ एक खूबसूरत चबूतरा था, जिसके दरमियान में शीशे का एक बड़ा खाली सुतून नजर आ रहा था। उसके बाएं तरफ एक छोटी सी राहदारी थी, जिसके आखिर में एक खुदकार दरवाजा खुलता था और उस दरवाजे से ही ये सब कंट्रोल रूम में आते जाते थे। अचानक सरर की आवाज के साथ दरवाजा तिकोने अंदाज में खुला और मादाम सितारा जीरोलैंड का मखसूस लिबास पहने अंदर दाखिल हुई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई संगी की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक छोटा सा आला था। कमांडर, मादाम सितारा ने काउंटर के पास आकर संगी के सामने आते हुए मुअद्दबाना अंदाज में कहा, यश सितारा, कैसे आई हो? संगी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ICS सेक्शन से एक अजीब व गरीब रिपोर्ट मिली है। मादाम सितारा ने कहा, क्या रिपोर्ट है? संगी ने कहा। थ्रेसिया भी गहरी नजरों से मादाम सितारा को देख रही थी। ICH के मेन सेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से कोई फ्रांस को हेडक्वार्टर की तफसीलात और तस्वीर जमीन पर भेज रहा है। मादाम सितारा ने कहा तो उसकी बात सुनकर न सिर्फ संगी बल्कि थ्रेसिया भी बुरी तरह से चौंक उठी। क्या क्या कहा तुमने? कोई फ्रांस को हेडक्वार्टर की तफसीर और तस्वीर जमीन पर भेज रहा है? संगी ने हैरतजदा लहजे में कहा, यस कमांडर। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस को हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ सेक्शनों की बेशुमार तस्वीर और बहुत सी अहम मालूमात जमीन पर जा चुकी हैं। यहाँ तक कि कंट्रोल रूम की भी तफसीर और कई तस्वीरें जा चुकी हैं।
मादाम सितारा ने कहा तो संगी उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे वो मादाम सितारा की बात सुनकर बुद्ध बन गया हो। ओ मगर ये कैसे मुमकिन है? फ्रांस हेडक्वार्टर की तफसीर और तस्वीर जमीन पर कैसे जा सकती हैं? कौन भेज रहा है और वो जमीन के किस हिस्से में जा रही है? संगी ने हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा। यह भी मालूम नहीं हो सका कि तफसील और तस्वीर कौन भेज रहा है और न मेन सेक्शन से उसकी रिपोर्ट मिली है कि ये सब कुछ जमीन के किस हिस्से में और कहां रिसीव किया जा रहा है। मादाम सितारा ने कहा, क्या यह कन्फर्म है कि तफसील और तस्वीर जमीन पर जा रही है? थ्रेसिया ने गौर से मादाम सितारा को देखते हुए पूछा। यस T3B, ICH सेक्शन में मौजूद कंप्यूटराइज मशीन गलत इंफॉर्मेशन नहीं देती। उसे वहां लगाया ही इसी मकसद के लिए गया है कि अगर फ्रांस हेडक्वार्टर में किसी भी कैमरे से तस्वीर बनाई जाए तो कंप्यूटराइज मशीन में एक स्पार्क की सूरत में एक डॉट सा बन जाता है। इसी तरह अगर वॉइस सिस्टम के तहत फ्रांस हेडक्वार्टर का नाम लिया जाए और उसके सेक्शनों के बारे में बात की जाए तो उसके भी स्पेशल क्वेश्चन बन जाते हैं। कंप्यूटराइज मशीन में ग्रीन और रेड डॉट्स की तादाद बेहद ज्यादा है और ये तमाम डॉट्स वर्ल्ड एड्रेस पर बने हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि तफसील और तस्वीर जमीन पर भेजी गई है। मादाम सितारा ने कहा तो संगी और थ्रेसिया के चेहरों के तासुरात बदल गए। उनकी आंखों में हैरत की शिद्दत के साथ साथ खौफ के साए भी लहराने लगे। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? संगी ने कहा। नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे पहले ICH मशीन ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया। मादाम सितारा ने कहा तो संगी और थ्रेसिया हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। ये सिलसिला कब से जारी है? मेरा मतलब है कि क्या ISH मशीन से इस बात का पता चल सकता है कि पहली तस्वीर और फ्रांस हेडक्वार्टर के बारे में पहली तफसील जमीन पर कब भेजी गई थी? थ्रेसिया ने मादाम सितारा से पूछा। जी हाँ, ये तफसील मेरे पास मौजूद है, मादाम सितारा ने कहा और फिर वो उन्हें तफसील बताने लगी कि फ्रांस हेडक्वार्टर के बारे में पहली इंफॉर्मेशन और तस्वीरें कब जमीन पर भेजी गई थी। ओ, इसका मतलब है कि ये सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन हमें जमीन से आज 3 रोज गुजरे थे। संगी ने होठ चबाते हुए कहा। यस कमांडर, मादाम सितारा ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या ISH मशीन से ये मालूम किया जा सकता है कि फ्रांस हेडक्वार्टर की तस्वीर के साथ जो तफसील जमीन पर भेजी गई है वो तफसील वॉइस सिस्टम के तहत भेजी गई है या तहरीरी तौर पर? संगी ने कहा। तहरीरी तौर पर ये सारी मालूमात जमीन पर भेजी गई है कमांडर, मादाम सितारा ने कहा। ओ, क्या इसकी तफसील हमें मिल सकती है? थ्रेसिया ने कहा। नहीं T3B, यहाँ से तस्वीर और टेक्स्ट मैसेज किसी ऐसी डिवाइस के जरिए भेजे गए हैं जिनके बारे में ISH मशीन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और न ही उस डिवाइस और उसके सिस्टम को ट्रेस किया है, मादाम सितारा ने कहा। मगर यहाँ ऐसा कौन है जिसने फ्रांस हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात और यहाँ की तस्वीर जमीन पर भेजना शुरू कर दी है? संगी ने सर झटकते हुए कहा। हमारे लिए ये मालूम करना बेहद जरूरी है। अगर सुप्रीम कमांडर को इस बात का पता चल गया तो हमें कभी माफ नहीं करेगा, थ्रेसिया ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, इस मामले में सुप्रीम कमांडर हमारी कोई तावील नहीं सुनेगा। संगी ने भी थ्रेसिया की तरह कदरे खौफ भरे लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसा कौन कर सकता है सितारा? थ्रेसिया ने मादाम सितारा को गौर से देखते हुए पूछा। मेरा शक तो एजेंट 5 पर जाता है, मादाम सितारा ने बगैर किसी तामुल के तनवीर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा। शक तो हमें भी उस पर हो रहा है, लेकिन संगी कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? उसके सिवा यहाँ और कौन हो सकता है जो ये सब कर सकता है? थ्रेसिया ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन थ्रेसिया, मैंने उसकी यहाँ ओवरऑल चेकिंग की थी। उसके पास अगर एक मामूली सी सुई भी होती तो मुझे उसके बारे में फौरन इल्म हो जाता, संगी ने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, ये बात भी ठीक है। दूसरा, उसने अपने हाथों से इमरान और उसके साथियों को हलाक किया था। अगर वो हलाक हो गए हैं और एजेंट 5 ने ये सब कुछ कर दिया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसे भेज रहा होगा? थ्रेसिया ने कहा। अपने चीफ X2 को, मादाम सितारा ने कहा तो उसकी बात सुनकर संगी और थ्रेसिया एक बार फिर चौंक पड़े। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब एजेंट 5 ही कर रहा है? संगी ने मादाम सितारा को गौर से देखते हुए कहा। उसके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? और ये काम उस दिन से हो रहा है जिस दिन से आपने उसे क्लियर किया है, मादाम सितारा ने कहा तो संगी और थ्रेसिया की पेशानियों पर लकीरों का जाल सा फैल गया। कहाँ है वो? संगी ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। उसने कुर्सी के बाजू पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो उसके सामने शीशे जैसी चमकदार एक स्क्रीन से फैलती चली गई। उस स्क्रीन पर सब्ज रंग की लकीरों का जाल फैला हुआ था और सुर्ख रंग के छोटे छोटे नुक्ते उन लकीरों पर हरकत करते दिखाई दे रहे थे। एजेंट 5, संगी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर एक चौकोर निशान बना और स्क्रीन पर तेजी से सिमटता हुआ एक रेड डॉट पर स्पार्क करने लगा। दूसरे लम्हे वही चौकट्टा उसी रेड डॉट को लेकर पूरी स्क्रीन पर फैल गया।
अब स्क्रीन पर फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप की एक राहदारी का मंजर उभर आया था, जहां तनवीर जीरो लैंड की मखसूस वर्दी पहने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में घूम फिर रहा था और राहदारी में मौजूद हर चीज को बगौर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मास्टर कंप्यूटर, एजेंट 5 के जिस्म की स्कैनिंग करो। अगर उसके पास डिजिटल या नॉन डिजिटल मशीनरी है तो मुझे फौरन उसकी मालूमात मुहैया करो, संगी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में चूंकि तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज था, जिसे लोकेट करने के लिए मास्टर कंप्यूटर बनाया गया था। ये मास्टर कंप्यूटर फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के कमांडर इन चीफ की आवाज का पाबंद था। कमांडर उसे अपनी आवाज में जो भी हुक्म देता था, मास्टर कंप्यूटर फौरन उस पर अमल दरामद करता था। जैसे ही संगी ने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत दी, स्क्रीन पर तनवीर के गिर्द जर्द रंग का एक फ्रेम सा बन गया और फिर उस फ्रेम में एक लकीर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हरकत करने लगी। साथ ही तनवीर के जिस्म के गिर्द सुर्ख रंग का खाका सा बन गया। अब स्क्रीन पर तनवीर के जिस्म की हड्डियों तक को देखा जा सकता था। संगी, थ्रेसिया और मादाम सितारा गौर से मास्टर कंप्यूटर की वर्किंग देख रहे थे। मास्टर कंप्यूटर चंद लम्हों तक तनवीर के जिस्म की स्कैनिंग करता रहा और फिर अचानक स्क्रीन के एक हिस्से में क्लियर के अल्फाज स्पार्क करने लगे। हैरत है, अगर फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन एजेंट 5 जमीन पर भेज रहा है तो मास्टर कंप्यूटर ने उसे क्लियर कैसे कर दिया? मादाम सितारा ने हैरतज़दा लहजे में कहा। इसका एक ही मतलब है सितारा कि वो इंसान एजेंट 5 नहीं कोई और है, और मैंने एजेंट 5 को फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की टॉप चेकिंग मशीनों से गुजारा था। अगर उसके पास कुछ होता तो हमें उसका फौरन पता चल जाता। अब मास्टर कंप्यूटर भी उसे क्लियर कर रहा है, संगी ने कहा। लेकिन कमांडर, मादाम सितारा ने कुछ कहना चाहा। शट अप सितारा, तुम फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के मास्टर कंप्यूटर को चैलेंज नहीं कर सकती। मास्टर कंप्यूटर की हर रिपोर्ट फाइनल होती है, संगी ने गुर्राते हुए कहा। यस यस कमांडर, लेकिन, मादाम सितारा ने हकलाते हुए कहा। फिर लेकिन, संगी गुर्राया तो मादाम सितारा का रंग उड़ गया। सॉरी कमांडर, आई एम रियली सॉरी, मादाम सितारा ने कहा। अब जाओ और ICS सिस्टम से मालूम करो कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और ये सब करने वाला कौन है, संगी ने कहा। ओके कमांडर, मैं हाई स्टैंडर्ड SST मशीन ऑन करती हूँ, उस मशीन से सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, मादाम सितारा ने कहा। हाँ ये ठीक है, और हाई स्टैंडर्ड SST मशीन से जो भी मालूम हो उसके बारे में फौरन मुझे रिपोर्ट करना, संगी ने कहा। यस कमांडर, मादाम सितारा ने कहा। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? संगी ने मादाम सितारा के हाथ में मौजूद आले को देखते हुए कहा। यह फ्लैश कार्ड है कमांडर, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस फ्लैश में लोड कर लाई थी जो मुझे ICH मशीन से मिली थी, मादाम सितारा ने कहा। ठीक है, ये फ्लैश कार्ड मुझे दे दो, संगी ने कहा। तो मादाम सितारा ने फ्लैश कार्ड संगी को दे दिया और फिर वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती हुई वहां से निकलती चली गई। क्या ख्याल है संगी, क्या वाकई ये काम एजेंट 5 का है? मादाम सितारा के जाने के बाद थ्रेसिया ने संगी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मादाम सितारा को तो मैंने झिड़क दिया है और उसे क्लियर कर दिया है कि एजेंट 5 ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे शक नहीं, यकीन है कि ये काम एजेंट 5 ही कर रहा है, संगी ने स्क्रीन पर तनवीर को देखते हुए गुस्से और परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन कैसे? तमाम चेकिंग मशीनों और अब मास्टर कंप्यूटर ने भी उसे क्लियर कर दिया है। अगर एजेंट 5 के पास कुछ होता तो वो मास्टर कंप्यूटर और दूसरी चेकिंग मशीनें उसे क्लियर कैसे कर सकती थी? थ्रेसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। हो सकता है एजेंट 5 के पास ऐसे आलात हों जिन्हें चेकिंग मशीनें और मास्टर कंप्यूटर भी सर्च न कर पाया हो, संगी ने कहा। ऐसा होना नामुमकिन है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। एजेंट 5 एक तरक्की पजीर मुल्क का एक आम सा एजेंट है, वो भला यहाँ ऐसे आलात कहाँ से ला सकता है जो हमारी टेक्नोलॉजी को भी मात दे दे, थ्रेसिया ने कहा। जो भी है इसके बारे में हमें फौरन मालूम करना होगा और ये काम हम खामोशी से करेंगे। अगर सुप्रीम कमांडर को इस बात की मामूली सी भी भनक लग गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, संगी ने कहा। फिर क्या करोगे तुम अब? थ्रेसिया ने पूछा। मुझे एक बार फिर एजेंट 5 को चेक करना होगा, संगी ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन कैसे? अब तुम उस पर कौन सा तरीका आजमाओगे? थ्रेसिया ने कहा। तुम देखती जाओ, संगी ने कहा। उसने कुर्सी के बाजू पर लगा हुआ एक और बटन प्रेस कर दिया। मास्टर कंप्यूटर, एजेंट 5 को हाफ ऑफ कर दो और उसे हार्ड रूम में पहुंचा दो, संगी ने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत देते हुए कहा। तो उसी लम्हे स्क्रीन पर तनवीर जिस राहदारी में नजर आ रहा था, उस राहदारी की छत से नीले रंग की रोशनी की धार से निकलकर तनवीर पर पड़ी और तनवीर यकलख्त उछला और फिर गिरकर यूं साकित हो गया जैसे रोशनी ने उसके जिस्म से जान निकाल ली हो। दूसरे लम्हे साइड का एक दरवाजा खुला और दो रोबोट दरवाजे से निकलकर बाहर आ गए और कदम उठाते हुए तनवीर की तरफ बढ़ने लगे।
उन दोनों रोबोट्स के पहलुओं में सफेद रंग की बड़ी बड़ी गनें लगी हुई थी। तनवीर के करीब आकर उनमें से एक ने तनवीर के बाजू पकड़े और दूसरे रोबोट ने तनवीर की दोनों टांगे पकड़कर उसे उठाया और उसे उसी हालत में लेकर एक तरफ चल पड़े। उसी लम्हे हवा में मौलिक शीशे जैसी स्क्रीन साफ हुई और उस पर एक और मंजर उभर आया। उस मंजर में स्क्रीन पर एक नीले रंग का बड़ा सा दायरा नजर आ रहा था। दायरे में सिल्वर कलर के बड़े बड़े जेडल के हरूफ लिखे हुए थे। उस नीले दायरे को देखकर संकी और थ्रेसिया बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरे लम्हे उस दायरे के सामने एक अजीब व गरीब इंसान आ गया। उस इंसान को देखते ही संकी और थ्रेसिया बेख्तियार उठ खड़े हुए। इमरान राना हाउस के तहखानों से निकलकर जब बाहर आया तो जोसेफ ने उसे देखकर बेख्तियार होंठ भींच लिए, मगर फिर इमरान के चेहरे पर शदीद परेशानी देखकर वो चौंक पड़ा। इमरान दानिश मंजिल से आकर पिछले कई घंटों से राना हाउस के तहखानों में गया हुआ था। उसने जोसेफ को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि जब तक वो तहखाने से खुद बाहर ना आए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अब जब इमरान तहखानों से बाहर आया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। क्या बात है बॉस, तुम खासे परेशान दिखाई दे रहे हो, जोसेफ ने हैरत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। उसी लम्हे एक कमरे से जवाना भी निकलकर बाहर आ गया। उसने जोसेफ के अल्फाज सुने तो वो भी गौर से इमरान को देखने लगा। खैरियत मास्टर, आपका तो वाकई रंग बदला हुआ है। जब आप यहाँ आए थे तो खासे हशाश बशाश थे, मगर अब, जवाना ने भी हैरत का इजहार करते हुए कहा। नहीं, कोई खास बात नहीं है, इमरान ने कहा। कोई ना कोई बात तो है बॉस, मैंने आज से पहले आपको इस कदर संजीदा और परेशान कभी नहीं देखा, जोसेफ ने कहा। आज तो देख लिया है ना, इमरान ने कहा तो जवाना के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मास्टर, क्या मुझे भी नहीं बताओगे, जवाना ने कहा। क्या बताऊं, इमरान ने कहा। यही कि आप परेशान क्यों हैं, जवाना ने कहा। बताने का फायदा, इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर जवाना के साथ साथ जोसेफ भी चौंक पड़ा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, जवाना ने हैरान होकर कहा। मैं भी नहीं समझा बॉस, तुम किस फायदे की बात कर रहे हो और किससे, जोसेफ ने भी जवाना के से अंदाज में कहा। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों ने जब मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना तो तुम्हें बताने का क्या फायदा हो सकता है, इमरान ने कहा। ऐसी बात मत करो बॉस, तुम्हारी हर बात पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा, जोसेफ ने फौरन कहा।